आज से हम शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज। अब आप बोलेंगे पहली बात ये कि क्लास 6 क्यों? क्लास 6 की बुक इसलिए क्योंकि ये एक अमेजिंग बुक है एंशियंट हिस्ट्री को समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे ये कि आपकी सीरीज हम देखें क्यों? इसलिए 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाई दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, इस सीरीज में हम करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ यू विल से कि हम समरी क्यों ना पढ़ लें, तो हम फैक्ट्स ही तो रटते हैं। फैक्ट्स रटने से क्या हम खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे? ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके टिप ऑफ द टंग पे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जब बात सेकंड स्टेज की आती है, मेंस की बात आती है, तो वो अपने उन्हीं फैक्ट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कहीं से भी अपने आप को एक्सप्रेस करने में कमजोर हैं, तो एनसीईआरटी की ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मदद करेगी खुद को एक्सप्रेस करने में। आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका एक्सप्रेशन, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स तो गैदर करेंगे ही, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, हम चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को वही मार्क करते जाएंगे कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, फॉर पीसीएस एग्जामिनेशंस, फॉर एसएससी, फॉर सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जामिनेशन की। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन बने होंगे उस पॉइंट को मैं जरूर मार्क करूंगी आपके लिए कि ये आप जाने कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इज पॉइंट्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग। यहाँ से आप डिराइव करेंगे डायरेक्ट पॉइंट्स जो आपको आंसर में मदद करेंगे। जब आप मेंस के लिए आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जैक्ट सेंटेंसेस आप कॉपी कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए। अगर आपने एक बार इसको रीड आउट कर लिया और कुछ अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, तो वो पॉइंट्स आपके आंसर का पार्ट बन सकते हैं। राइट। मेंस आंसर राइटिंग। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको ये सीरीज कंप्लीटली देखनी चाहिए। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। ठीक है। आ पास्ट नाम से ये बुक है। पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है। किसी भी बुक को शुरू करने से पहले ऐसा नहीं बुक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। हमें पहले देखना चाहिए कि ये बुक हमें हमारे नॉलेज को कितना इनहेंस कर रहा है, कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। तो पहले चैप्टर्स को देखेंगे। क्या चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जानना जरूरी है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट को ही हम पढ़ने चले हैं, तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, दिस इज 4 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरा क्या है? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सही बात है। अगर हमें एंशियंट हिस्ट्री में हम जाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि ऐसे पहले हंटिंग से लेके हम एग्रीकल्चर तक पहुंच चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द अर्लीस्ट सिटीज, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। अब हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया होगा, कहीं रॉक एडिक्ट्स बने होंगे, कहीं पिलर एडिक्ट्स बने होंगे, ये बताने के लिए कि उस टाइम पे राजा प्रजा ये सब कैसे हुआ करते थे। ठीक है। कहीं तो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिले होंगे, तभी आज हम ये पढ़ पा रहे हैं। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। जब हम इन सब चीजों से ऊपर आ जाएंगे, फिर हम एक वेल रिपब्लिक देखेंगे, एक बढ़िया अरेंजमेंट, एक सेंट्रल, डिसेंट्रल, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का एक फॉर्म देखेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। फिर हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में अगर 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर को पढ़ना है तो उसमें एक मौर्यन एम्पायर है, और मौर्यन एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ राजा अशोका, उनके बारे में पढ़ेंगे। वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, कुछ विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो अगर हम अपने चैप्टर में जाते हैं तो विल फाइंड ये शुरू करता है कि हम अपने पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं। तो पास्ट से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह का खाना हम खाते थे, द फूड वी एट,
किस तरह के कपड़े पहनते थे। अब हमारे पास इतनी टेक्सटाइल है तो हम समझ सकते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स हम पहन लेते हैं। उस वक्त क्या किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, कहाँ रहते थे, क्या ये मल्टीप्लेक्सेस और ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये जो सोसाइटीज हैं, ये कहाँ बसा करती थी, राइट। अभी तो सोसाइटीज हम कहीं भी बना देते हैं, लेकिन उस वक्त क्या क्राइटेरिया था कि लोग सेटल कहाँ जाके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक सोसाइटी बन गई, अगर एक सेटलमेंट हो गया, तो उसको गवर्न कौन करेगा, वो सोसाइटी वर्क कैसे करेगी, राइट। वहां लोग क्या खाना खाते थे, एंड मच मोर। वहाँ के हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, सबके बारे में, आर्टिस्ट्स कैसे होते थे वहाँ का, उनके स्पेशल फीचर्स क्या थे, क्या आर्टिस्टिक कलेक्शंस थे उनके, कहाँ, कब से उन्होंने रॉक एडिक्ट्स पे लिखना शुरू किया, कब से उन्होंने पेपर पे लिखना शुरू किया, ये सब हम पढ़ते हैं कहाँ, हिस्ट्री में। पास्ट में यही सब पढ़ते हैं और इसी से पता करते हैं कि हम यहाँ तक इवॉल्व होके कैसे आए। अब दूसरा एक क्वेश्चन है कि वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग कहाँ रहते थे। अभी भी अगर हम साइंस की भी बात करें तो मार्स पे भी क्या ढूंढा जा रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी। जहां प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा वहीं लाइफ एग्जिस्ट करेगी, मतलब जहां भी प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा वहीं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ होगी। तो ये सैनिटरी वेयर्स तो उस टाइम थे नहीं कि कहीं से पानी उठा के घरों में पहुंचा दिया गया है। तो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पानी। तो जहां भी पानी मिलेगा लोग वहीं जाके सेटल करेंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन केम इन द फ्रंट, ठीक है। तो लोग कहाँ कहाँ बसने लगे, जहां जहां नदियां होने लगी। इंडस वैली हो, चाहे वो गंगा वैली हो, चाहे वो नर्मदा वैली हो, लोग वहीं बसेंगे जहां नदियां होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक मैप है, उस मैप में हम कुछ नदियों को देखते हैं। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले तुम ढूंढ के बताओ मुझे कि नर्मदा कहाँ है, ठीक है। यहाँ आपकी नर्मदा नदी है। अगर आपको मैप विजिबल हो रहा है, नहीं तो आपने एक अलग से मैप देख लेना है नदियों का। तो ये नर्मदा रिवर है, ये आपका तापी रिवर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम सबसे ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये इंडस रिवर जिसको हम पंजनाद भी कहते हैं, तो ये आपका इंडस, ये झेलम, ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ये सतलज और ये ब्यास, ठीक है। ये हमारा गंगा, गंगा से जुड़ती हुई यमुना, यमुना से जुड़ती हुई चंबल, ये गंगा से जुड़ती हुई सोन नदी, यहाँ महानदी, यहाँ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। तो ये सारी नदियां हैं और नदियों के पास ही सिविलाइजेशन बसता था। तो हमें नदियां पता होनी चाहिए कि मैप पे कहाँ है, ठीक है। आगे चले। तो मोटा मोटा पॉइंट आपने क्या सीखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वही होगी जहां प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। एनी डाउट। अब आपसे ये सब ज्योग्राफी की बातें कर रहा है कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को मार्क करना है कि इंडस, और हमने वो मार्क मैप पे मार्क कर लिया है। लेकिन एक पॉइंट है कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड क्रोनोलॉजी, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक मेजर डिफरेंस है कि ज्योग्राफी में आपको डेट्स का चक्कर नहीं होता है, हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी का बहुत चक्कर होता है। लेकिन वही मजा भी देता है ना, दो चार डेट्स ऐसे किसी के मुंह पे फेंक के मारो एंड शो कि आपको कितने फैक्ट्स पता है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea. तो कह रहे हैं कि 4700 साल पहले से, 4700 years पहले से लोग इन नदियों के बैंक पे बसना शुरू हो गए थे और कुछ 2500 साल पहले गंगा के ट्रिब्यूटरीज के आसपास सेटल हुए हैं। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। वो हमने कर लिया कि सोन नदी कहाँ है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिहार में बहती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से ये कनेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा के पास से, गंगा के पास से कनेक्ट करेंगे मगध एम्पायर को। कौन सा मगध एम्पायर, वही मौर्यन किंगडम वाला।
South of the Ganga, in ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. जो बिहार से होंगे वो कनेक्ट कर रहे होंगे, और जो नहीं भी होंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ना हो चाहे गुप्ता एम्पायर पढ़ना हो, बिहार की हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये मगध एम्पायर कहाँ है? साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी पर्वत थे, उस वक्त भी डेजर्ट्स थे, लेकिन लोगों का मूवमेंट इन सब हर्डल्स की वजह से कभी रुक नहीं पाया। लोग सेटल भी होते थे और साथ ही साथ एक प्लेस से दूसरी जगह मूव भी करते थे। नेक्स्ट, some men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods and droughts. अब नदी किनारे ही बस रहे हैं तो हो सकता है कभी नदी में बहुत पानी आ गया तो फ्लड आ गया, अब वहां की लाइवलीहुड अफेक्टेड हो गई तो लोग मूव करके कहीं और चले गए। रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर बारिश ही नहीं हो रही है और नदी में पानी कम हो गया, सुखाड़ आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो क्या करेंगे? वहां से भी लोग मूव करेंगे अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो एक बहुत बड़ा रीजन उस टाइम क्या था मूवमेंट का? नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड्स. कुछ लोग ग्रुप में मूव करते थे अदर लैंड्स को कंकर करने के। Besides, merchants traveled with caravans, ships carrying valuable goods from place to place. उस वक्त भी मर्चेंट्स होते थे जो वो एक जगह से दूसरी जगह कैरावंस के साथ चलते थे वैल्यूएबल गुड्स को लेके, और जिस जगह से जा रहे हैं वहां अपना व्यापार फैलाते जा रहे हैं। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. रिलीजन्स भी थे उस वक्त भी, साधु संत एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। Next, finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people, you know. तो ये बताता है कि हर सेक्शन के लोग उस वक्त भी मौजूद थे, चाहे वो मर्चेंट्स हों, चाहे वो रिलीजियस टीचर्स हों, चाहे एडवेंचरर्स हों। वास्को द गामा जैसे लोग भी तो उसी टाइम हुआ करते थे जिनको एक हंगर था टू सर्च न्यू प्लेसेस, राइट। रिलीजियस टीचर्स भी थे, मर्चेंट्स भी थे, सामान्य लोग भी थे, उस वक्त भी वॉरियर्स थे, उस वक्त भी किंग स्पिरिट के लोग थे जिनको दूसरे राज्य पे कब्जा करना होता था, दूसरे जगह को कब्जा करना होता था। तो हर सेक्शन के लोग उस वक्त भी मौजूद थे। Why do people travel nowadays? अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? अब ट्रैवल करने का ऑब्जेक्टिव लोगों का बदल गया है, पर्पस बदल गया है। लोग अपने आप को फील फ्री, नेचर से जोड़ने के लिए, पोल्यूशन से दूर रखने के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग नॉलेज के लिए ट्रैवल करते हैं, ज्यादातर लोग अपने आप को अपने एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल करते हैं। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here, ठीक है। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food, and over several hundreds of years. जाहिर सी बात है, अगर आप एक स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट चले जाएं, अगर कोई बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु चला जाए, तो इडली डोसा उसके फूड में इंक्लूड हो जाएगा, या इंक्लूड होने के हाई चांसेस हैं कि वो इडली डोसा खाने लगेगा, या उसका चॉइस ऑफ फूड वो बन जाएगा, वो कुछ वहाँ की लैंग्वेज सीख जाएगा। तो माइग्रेशन से क्या फायदा होता था? एक जगह से दूसरी जगह वहाँ का कल्चर ट्रांसफर हो जाता था। दिस वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। और आज भी जो यहाँ से फॉरेन जा रहा है या फॉरेन से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रांसफर ऑफ कल्चर होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर, ठीक है। तो अब हमें देखना है नेम्स ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for a country are India and Bharat.
The word India comes from Indus called Sindhu in the Sanskrit. अब ये इंडिया वर्ड का आपको ओरिजिन बता रहा है, बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया वर्ड का जो ओरिजिन है वो इंदस से हुआ है, और इंदस जो नदी इंग्लिश में है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। तो सिंधु से बना इंदु, और इंदु से इंडिया। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos or Indos, and the land to the east of the river was called India. अब नॉर्थ वेस्ट और ग्रीक साइड से जो लोग आए वो इंदस को हिंदस बोलते थे, और उसी हिंदस से हिंदुस्तान बना, एंड उसी इंदस से इंडिया बना। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. हम जो भारत बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जिनको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत 3500 साल पहले। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। तो जो भारत नाम है, भारत जो हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली एक ग्रुप का नाम था, और जो इंदस, जो इंडिया नाम पड़ा है या जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है, वो किस रिवर के बेसिस पे, इंदस नदी के बेसिस पे। ठीक है, अब आते हैं कि पास्ट हमने ढूंढा कैसे। इतनी सारी कहानियां जो हम पढ़ रहे हैं, इतने सारे एम्पायर्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो वो नॉलेज हमें मिलती कहाँ से। Finding out the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that are written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. Manuscripts क्या है, जो हाथों से लिखे जाते हैं। मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, तो हाथों से लिखे गए स्क्रिप्ट्स को क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। These were usually written on palm leaf. कहाँ लिखा जाता था, palm leaf पे, और on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in the Himalayas. Important. ये बर्च क्या है, हिमालय पे एक ट्री होता था बर्च, उसकी छाल पे, बार्क किसको कहते हैं, वो जो पेड़ के आप ब्राउन ब्राउन छाल देखते हैं जो ऐसे ट्रंक पे लगा होता है, उस छाल पे लिखा जाता था, तो वो बर्च ट्री था। इंपॉर्टेंट, राइट। तो बार्क ऑफ द ट्री को क्या बोला हमने, birch. The tree is birch. ठीक है, which grows in the Himalayas. कहाँ ग्रो होता था ये, हिमालय में। Over the years, मैन्यूस्क्रिप्ट का एक पिक्चर आपको ये दिया हुआ है, ये पेज फ्रॉम a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. अभी भी एस्थेटिक्स के लिए लोग बहुत रखते हैं, आप बहुत सारे, पाम ट्री का नहीं होता वो, लेकिन ऐसे वुडन शीट्स पे बना के ऐसे रखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के डमी को। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. सही बात है, इतना हमें उस टाइम प्रिजर्वेशन टेक्निक तो आता नहीं था, तो जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिल पाए उसी से हिस्ट्री बनी है। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट तो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, बहुत सारे वॉर्स में कुछ इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। तो जो बच सके वो टेम्पल्स में प्रिजर्व थे या मोनास्ट्रीज में। His books dealt with all kinds of subjects. Religious beliefs and practices. The lives of kings, medicines, and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, languages used by ordinary people. आगे हम पढ़ेंगे कि संस्कृत एक टाइम के बाद एक एलीट सिंबल बन गया था, तो लोगों ने जहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं पहुँची थी या सिंपलर वर्जन जिन्होंने ढूंढा,
तो उन्होंने प्राकृत को अडॉप्ट किया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स, these are writings on relatively hard surfaces such as stone और metal। जैसे हमने inscriptions की बात की, आगे भी पढ़ेंगे, जो पत्थरों पे या मेटल पे जो इंस्क्राइब कर देते थे, जिसमें मेहनत लगती थी बहुत ज्यादा, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस भी थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता था। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। किंग्स क्या करते थे, जैसे अभी आप देखेंगे जहाँ माइलस्टोन टाइप बनाया जाता है, तो वो पत्थर पे या मेटल पे उसको इंस्क्राइब करवा के कहीं लगवा देते थे, ताकि जो प्रजा है उसे पढ़े और अगर वो कोई रूल है तो उसको ओबे करे। ठीक है। समटाइम्स there are other kinds of inscriptions as well, where there are other kinds of inscriptions as well where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often recorded victories of battle. अब इंस्क्रिप्शन में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही रिकॉर्ड नहीं लिखवाए जाते थे, बल्कि अगर किसी राजा ने कहीं पे कोई वॉर जीता है, कोई बैटल की उनकी उसकी विक्ट्री है, तो उसको भी रिकॉर्ड में रखते थे इंस्क्राइब करवा के। हम आगे जाके बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, अशोका के ही बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, तो बहुत सारे अशोका के भी पढ़ेंगे और भी किंगडम्स के बहुत सारे पढ़ेंगे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे सुदर्शन लेक को रिस्टोर की करने की कहानी लिखवाई हुई है। तो विल रीड सो मेनी इन द एडवांस सेक्शन। ठीक है। तो देयर वर मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ 8-10 इंस्क्रिप्शंस होंगे जिसके बारे में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते हैं। तो जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो कुछ को तो लर्न ही कर लेंगे और एक दो को अगर हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाए। ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो गया क्वेश्चन फॉर्मेशन का। ठीक, आगे देखते हैं। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. अब archaeologist क्या चीज़ है? अब जो सील्स पढ़ेगा, अब सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस की बात नहीं हो रही है, अब सील्स मिल गए या क्वाइंस मिल गए, तो उसको भी तो, उस पर भी तो कुछ चीज़ें मेंशन्ड होंगी, तो उसको पढ़ना क्या है? आर्कियोलॉजी। और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स। The study of the remains of the buildings made of stone, brick, paintings, sculptures. They also explore and excavate, dig under the surface. क्या क्या मिल जाता है? टूल्स मिल जाएगा, वेपन्स मिलेगा, पॉट्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मिल जाती थी, तो उसको भी पढ़ते थे, रिलेट करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड से निकालते हैं कितना साल पुराना है, कितने साल पुराने एविडेंसेस हैं ये। So some of these objects may be made up of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made up of hard imperishable substances usually survive for long. Obviously जो चीज़ें hard होंगी, imperishable होंगी, जो खराब ना हो जाए, what is this imperishable? जो easily destroy ना हो जाए, right? तो वो survive करती हैं for a longer time. ठीक है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fishes. To find out what people ate in past, plant remains survive far more rarely. If seeds of a grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. बहुत सिंपल सी बात है कि जो हिस्टोरियंस हैं इन सबको सोर्स रेफर करते हैं और इन इंफॉर्मेशन को वो डिसाइफर करते हैं बहुत सारी पढ़ाई के बाद, बहुत सारे कनेक्शंस के बाद, और उनको फाइंड आउट करना उनके लिए एक एडवेंचर का काम होता है। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ठीक है। तो हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स कौन हो गए? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है।
अब वन पास्ट और मैनी, इसको हम पास्ट ही हम पढ़ने चले हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या है कि फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. By contrast, most people living in the cities depend on others. Differences such as these existed in the past as well. पास्ट में भी ऐसा डिफरेंस होता था कि कुछ लोग प्रोड्यूस करते थे चीज़ों को और कुछ लोग उसके बस कंज्यूमर्स थे. तो अभी भी बहुत सारे सिस्टम को जो हम प्रेजेंट में फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ से उठ के आई हैं, पास्ट से. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. तो रिकॉर्ड उस वक्त भी कौन रखता था? जो राजा होता था, जो वॉरियर होता था, जो आम लोग होते थे हमारे आपके जैसे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था किसी भी चीज. तो उस वक्त भी रिकॉर्ड रखने का काम राजा और बड़े बड़े राजा और मंत्री का ही था. व्हाट डू डेट्स मीन? अब डेट्स क्या करते हैं, आपको बीसी और सीई है ना, स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने कि डे, मंथ एंड ईयर. These years are counted from date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. In this book, we'll refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. आ गई बात समझ में कि BC represents before Christ. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे. आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस और लैंग्वेजेस वगैरह की फोटो उन्होंने बना के दी हुई है. और सीई, शुड नो सीई. सीई क्या है? अब एनोडोमोनी की जगह पे जो एनोडोमिनी होता था, जैसे लैटिन वर्ड है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, उसको एडी बोलते थे. अब एडी को क्या बोलते हैं? सीई. ठीक है, क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा. ठीक है, BCE इज बिफोर कॉमन एरा और CE इज कॉमन एरा. तो अब हमें BC और AD कम देखने को मिलता है. क्या जनरली वी यूज CE कॉमन एरा एंड BCE दैट इज बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, तो आगे हम जहाँ जो जितनी चीजें पढ़ेंगे, वो जितने ईयर्स पढ़ेंगे वो CE और BCE के टर्म्स में पढ़ेंगे. C क्या है? कॉमन एरा. और BCE क्या है? बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे. तो एक बार सम डेट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. कीवर्ड्स भी चेक कर लेते हैं. ट्रैवलिंग देख लिया है, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स, डिसाइफरमेंट. The beginning of agriculture 8,000 years ago. The first cities on the Indus 47 years ago. Cities in Ganga Valley, a big kingdom, Magadh 25 years ago. The present, that is 2000 AD, या CE. We will represent as CE. ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रॉम हंटिंग दैट इज गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. हंटिंग गैदरिंग से हम एग्रीकल्चर तक कैसे पहुंचते हैं वो एवोल्यूशन देखेंगे. एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं. तो इसमें हम क्या देखेंगे? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड में द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? तो हमने जो पढ़ा, ये माइग्रेशन होता क्यों था, ये मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तीन चार इसके रीजंस थे. पहला तो इन सर्च ऑफ फूड. एक पॉइंट देखते हैं, फिर इसको लाइन से भी पढ़ेंगे कि इन सर्च ऑफ फूड. दूसरा,
चेजिंग द एनिमल्स, कि अगर उन्होंने जानवर पाल रखे हैं और जानवर को खाना खिलाने जाना है, जानवर भाग गया, उस जानवर को पकड़ने के लिए, ठीक है, तो बिहाइंड द एनिमल्स। तीसरा क्या है, वेदर चेंजेस। ये भी एक पॉइंट था, अगर कहीं वो रह रहे हैं वहां खूब बारिश हो गई या बारिश हो ही नहीं रही है, तो वेदर चेंजेस भी एक रीजन है। ओके। और चौथा पॉइंट क्या है, फाइंडिंग वाटर, पानी भी ढूंढते ढूंढते लोग माइग्रेट कर जाते थे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि we know about people who lived in subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter and gatherers. The name come from the way in which they got their food. इनका नाम हंटर गैदरर्स पड़ा कैसे, जिस तरह से उन्हें खाना मिला उन्हें वही नाम दे दिया गया। They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. या तो वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, या जितने फल फूल उन्हें मिलते थे उनको जमा करके खाते थे। फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant animal sources. वही बात हो गई कि एक ही जगह पे अगर रुके हुए हैं, वहां के सारे जानवर मार दिए, वहां के सारे फल फूल खा गए, सारे जितने घास फूस हैं सब खा गए, तो वहां खाना खत्म हो गया। जहां खाना खत्म हो गया तो वो दूसरी जगह अपने आप जाएंगे, तो दैट इज मूवमेंट बिकॉज ऑफ द सर्च ऑफ फूड। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं भी माने और जो हंटर्स हैं जिनको शिकार करके खाना है, तो जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवर के पीछे पीछे भागते हैं उनको खाने के लिए, तो वो जिधर भागेंगे वहां ह्यूमन भी भागेगा, उनको हंटर्स भी भागेंगे उनका शिकार करने के लिए, तो जहां जहां जानवर दौड़ रहे हैं उनके पीछे पीछे हंटर्स दौड़ रहे हैं। तो एक क्या हो गया, चेजिंग द एनिमल्स। फिर क्या आता है कि थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, आम का अलग सीजन है, वाटरमेलन का अलग सीजन है, तो सीजन वाइज भी लोग मूव करते थे कि भाई चलो अब वहां पे अच्छा खाना मिलेगा, वहां जानवर फ्रेश मिलेंगे, नए नए बच्चे हुए होंगे उनको खाएंगे, या नए नए फ्रूट्स हुए होंगे उनको खाएंगे। तो ये भी एक रीजन था कि वेदर चेंज बोल लो या सीजन चेंज बोल लो। और चौथा क्या है कि पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, व्हाइल मेनी रिवर्स लेक्स आर पेरेनियल्स, जिसमें थ्रू आउट वाटर होता है, कुछ सीजनल होते हैं। पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स हम पढ़ेंगे आगे। तो जो पेरेनियल रिवर्स क्या होता है, जिसमें पूरे साल पानी होता है, सीजनल की एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आता है फिर वो सूख जाता है। ठीक है, तो जहाँ पानी सूख गया फिर वहां लोग पानी के सर्च में भी दूसरी जगह लोकेट हो जाएंगे। तो इस तरह से कि वाई वर दे ऑन मूव, कि पहले के लोग हमेशा मूव क्यों करते रहते थे, बिकॉज ऑफ मोटा मोटा दीज रीजंस। ठीक है, तो ये 4 रीजंस हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जो हंटर एंड गैदरर्स है, जब ये शिकार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास कुछ टूल्स भी होंगे। तो वो टूल्स कैसे थे, उन टूल्स को देखते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड यूज्ड। ठीक है, अब किसके लिए यूज करते थे, मीट को कट करने के लिए, हंटिंग के लिए। ठीक है, जो अगर किसी को हंट किया है तो उसके ऊपर के स्किन को स्क्रैप करना है उनको, उसके लिए। तो सम ऑफ दीज stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. अब जब शिकार कर लिया है और फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो उसको काटने और चॉप करने के लिए भी तो टूल्स चाहिए। तो उन टूल्स से क्या करते थे, वो कटिंग चॉपिंग करते थे। तो अब टूल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसी हड्डी से जोड़ लेंगे या किसी लकड़ी से जोड़ लेंगे। तो जैसे जैसे उनकी नीड्स होती थी, इंसान अपने नीड के अकॉर्डिंग चीजों को इन्वेंट कर लेता है। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसी से हम कह सकते हैं। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच वाज यूज्ड एज फायरवुड। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड। अब
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको आप देखिए, आर्कियोलॉजी में देखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं। जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस बॉम्बार्ड होते हैं तो मैपिंग पे खेलता है, मैं आपको दिखाऊंगी मौर्यन में भी, और बहुत रिसेंट के क्वेश्चंस हैं। कई बार आप बहुत सारे, क्योंकि अब सोर्सेस बहुत हैं पढ़ाई के, तो आपको सुनने को मिलेगा दीज क्वेश्चंस आर आउटडेटेड, अब ऐसे नहीं पूछे जाते। 5 साल रुक के फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया तो बोलेंगे वेयर डिड दिस क्वेश्चन पॉप्ड अप, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? वही 5 साल पुराना क्वेश्चन जिसको आपने आउटडेटेड कर दिया था वही आता है। तो जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ेंगे ये सोचे बिना कि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. अब इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम को तो जरूर याद रखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको जितनी बार तक ये नाम याद हो आप मैप लेंगे। मैप पे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आपके पास फिर भी कुछ मैप्स होने चाहिए। मैप सिर्फ ज्योग्राफी के लिए जरूरी नहीं है, हिस्ट्री के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो आप ये जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन सबको मेंशन करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि जब कि आपके दिमाग में ये चीज सेट ना हो जाए। ओके, तो एक बार हम नाम पढ़ते हैं। बुरजा होम, ये जम्मू एंड कश्मीर के पास है। मेहरगढ़, पहले इंडिया का देख लेते हैं। बुरजा होम, चिरांद, कोलदिवा, महगढ़ा, भीमबेटका, हम सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ये लोकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है। मुंबई, इनाम गांव, हुंसगी, हलुर, कुरनुल केव्स, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली, आदिचलूर, कोलकाता, दार्जिलिंग हदिंग, ठीक है। और एक नाम आ जाता है यहाँ मेहरगढ़ का। ये नाम है, ये नाम को आप पढ़ेंगे बार बार बोलेंगे। हिस्ट्री में आप जितना बोलेंगे वो चीज आपके दिमाग में उतनी बैठती जाएगी। अब इनको कैसे अलग अलग साइट्स में डाला है वो आप देखिए कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेजेस और मॉडर्न सिटीज, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया? पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस एंड मॉडर्न सिटीज। तो इसमें से पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं? ये रेड वाले। तो जो हुंसगी है ये कर्नाटक में है, तो ये जो हुंसगी है ये पैलियोलिथिक है। टू मेक इट इजियर, मैं अपने नोट्स में भी ऐसा ही करती थी कि पैलियोलिथिक के सामने जितने हैं ये नाम लिख दो और इजी हो जाएगा। जैसे ये हुंसगी हो गया, ठीक है। फिर कुरनुल केव्स हो गया, कुरनुल का नाम लिख लिया। एक नाम लिख दिया भीमबेटका। तो ये सब क्या है? पैलियोलिथिक साइट्स। अभी हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज पैलियोलिथिक, व्हाट इज नियोलिथिक, मेगालिथिक, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो किताब में लिखी है पहले वो बातें पढ़ लेते हैं। भीमबेटका। अब देखो नियोलिथिक साइट्स कौन से हैं, तो ये बुरजा होम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलदेहवा और ये महगढ़ा। तो ये सारे नाम आप कहाँ लिखेंगे? नियोलिथिक साइट्स में। ये ब्लू वाले सारे चिरांद, एक बार ये आप काम करके रख लीजिए और आपको प्रीलिम्स में, फिर प्रीलिम्स जब भी आप किसको एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो ये 1 पेजर नोट आपके इतने काम आने वाला है जितना कोई भी समरी बुक और ये जो लास्ट में आप लोग खरीदते हैं 1 शॉट कंप्लीट सीरीज, नो। एक बार आप इससे निकाल के तो देखिए, ठीक है। राइट डाउन लाइक दिस। अब मेगालिथिक साइट्स को, आदि चलल्लुर, ब्रह्मगिरी, ये दोनों क्या है? मेगालिथिक साइट्स। तो इसका नाम लिखिए आदि, ANB। फिर आ गया अर्ली विलेजेस, तो इनाम गांव का नाम है अर्ली विलेजेस में। अभी ये सारे नाम बहुत बार आएंगे, बहुत बार। इनाम गांव। और मॉडर्न सिटीज में कोलकाता, मुंबई, ये मॉडर्न सिटीज के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको मैप पे ये पता होनी चाहिए, यही छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी मैप पे। CSE के प्रीलिम्स में, चाहे स्टेट में, स्टेट वाले तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस वाले जो एग्जाम होते हैं SCA, SSC, NDA, उन सब में ये पूछते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओल्ड साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। People choose natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelter are close to Narmada Valley. नर्मदा के पास है ये भीमबेटका। केव्स क्यों यूज करते थे कि मान लो अब हट बनाया, झोपड़ी बनाया, तो वो आपको बारिश और बहुत तेज हवा से तो बचाएगा नहीं। तो ये जो केव्स थी उनको प्रोटेक्ट करती थी बहुत तेज धूप से, बारिश से और आंधी तूफान से। तो सो पीपल यूज टू प्रेफर टू लिव इन द केव्स। ओके, अब रॉक पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं।
As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. अब stone tools भी important थे, तो जहाँ अच्छा stone होता था लोग वहीं रहने की कोशिश करते थे. Rock paintings, what they tell us? Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. बहुत अच्छी पेंटिंग्स मिलती हैं कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, बहुत एक्यूरेसी से बनाई हुई हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हम फायर के बारे में देखते हैं कि फायर की डिस्कवरी हुई कैसे. एक तो फूड बहुत बड़ा रीजन है ही, साथ साथ अब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहाँ लोगों को पहले तो फूड के लिए यूज किया, फिर जब मौसम बदला तो उन्हें लगा होगा आग हमारे लिए जरूरी है अपने आप को वार्म रखने के लिए, फॉर वार्मथ ऑल्सो. और तीसरा तीसरा क्यों काम आया? जानवरों से बचाने के लिए. बहुत सारे जानवरों के जब अटैक होता होगा वाइल्ड एनिमल्स का, तो आग अगर जल रही है तो शायद आग से डर के वो जानवर भाग जाते होंगे, तो प्रोटेक्शन के भी काम आया. तो अगर आप फायर की बात करेंगे कि फायर ने कैसे हेल्प किया, तो एक पॉइंट तो हो गया फूड, है ना, कुक फूड. दूसरा पॉइंट हो जाता है वार्मथ के लिए, वार्म. और तीसरा तीसरा क्या है? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इससे वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे जिसके लिए फायर द यूसेस ऑफ फायर. ये 3 पॉइंट्स. They suggest that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, a source of light, to roast meat and to scare away animals. ठीक है, अब हम फायर को कैसे यूज करते हैं? Now we use in many ways. ठीक है, अब एक बार नेम्स एंड डेट्स देख लेते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic period. ठीक है, लिथोस्फेयर हम पढ़ते हैं, तो लिथ का मतलब क्या? स्टोन. This comes from 2 words. Paleo meaning old, lithos means stone. The name points to the importance of finding stone tools. Paleolithic वो एज है जहाँ पे स्टोन टूल्स मिलता है. Paleolithic. सी, मैं ये आपको चार्ट फॉर्म में भी पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि पैलियोलिथिक क्या है, मेगालिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है, नियोलिथिक क्या है, लेकिन फिर इस लैंग्वेज को आप कभी समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, समराइज तो हम कभी भी कर देंगे. जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे तो हम समराइज कर लेंगे. जब हम एडवांस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां भी हम समरी एक बार पढ़ेंगे, लेकिन फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट लाइन बाय लाइन. द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. 2 million से लेके 12,000 years ago तक, 2 मिलियन साल पीछे टाइम में हम क्या करते हैं? पीछे से आगे की ओर आते हैं. आगे से पीछे नहीं, पीछे से 2 मिलियन साल, और 2 मिलियन से 12,000 साल पहले तक के पीरियड को क्या कहा गया? पैलियोलिथिक पीरियड. ठीक है, 2 मिलियन से 12,000 years ago. ठीक है, this long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. आई बस समझ में कि 2 मिलियन से लेके 12,000 years ago तक का एक बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ पीरियड है. ठीक है, तो इसको किस में डिवाइड कर दिया? लोअर, मिडिल एंड अपर. तो पैलियोलिथिक को 3 में डिवाइड किया. कौन कौन से? लोअर, मिडिल, अपर. ठीक है, this long span of time covers 99%. 99% इस टाइम को दिया गया है of human history. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. 12,000 years ago तक की बात तो हमने कर ली. तो 12,000 से लेके 10,000 तक का जो साल है, वो जो टाइम पीरियड है, उसको नाम क्या दिया गया? मेसोलिथिक. तो पैलियोलिथिक एक
दूसरा क्या आ गया, मेसोलिथिक। पेलियोलिथिक के 3 पार्ट्स हैं, लोअर, मिडिल, अपर, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। मेसोलिथिक पार्ट कहाँ है, 12,000 से 10,000 तक, मेसोलिथिक, ठीक है। अब आते हैं, मिडिल स्टोन एज हो गया। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड माइक्रोलिथ्स। लिथ का मतलब स्टोन है, याद रखेंगे, माइक्रो मतलब छोटा। तो मेसोलिथिक पीरियड आते आते जो स्टोन, जो टूल साइज है छोटा हो गया था, उसको क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ्स, ठीक है। अंडरलाइन इट। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसकी ये 2-3 वर्ड्स हैं जिसको आप मेंशन कर लें कि स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, मेसोलिथिक एज का, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं माइक्रोलिथ्स। यही क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताऊं, पूरी पूरी किताबें इतनी मोटी मोटी पढ़ जाते हैं और छोटी छोटी चीजें हमसे छूट इसलिए जाती हैं क्योंकि ये बहुत बचकानी चीजें लगती है, हमें लगता है क्या ही लिखें याद रहेगा, और यही चीजें दिमाग से स्किप करती हैं और यही चीजें कंफ्यूज करती हैं एग्जामिनेशन में कि अब माइक्रोलिथ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, माइक्रोलिथ पैलियोलिथिक एज में था या मेसोलिथिक में था या नियोलिथिक में था। अब जिसने यहाँ पे नोट डाउन इसको कर लिया उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक एज में था। माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. जो पहले बने थे वो तो यूज हो ही रहे थे, लेकिन माइक्रोलिथ्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है कब, मेसोलिथिक एज में, ठीक है। अब आओ, the next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic. अब 12,000 से लेके 10,000 साल के बीच के टाइम को क्या कहा, स्ट्रेच को क्या कहा, मेसोलिथिक, और 10,000 साल के बाद को क्या कहा, नियोलिथिक, ठीक है, राइट। तो एक और एज हमारे पास क्या आ गया, नियोलिथिक। तो हमने पढ़ाई शुरू की है कहाँ से, पैलियोलिथिक से, फिर मेसोलिथिक पे आएंगे, फिर नियोलिथिक पे आएंगे, फिर मॉडर्न सिटीज पे आएंगे, ठीक है। चलिए, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं कि around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. In many areas this led to the development of grasslands. This led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. अब जहाँ grassland है तो जो ग्रास डिपेंडेंट एनिमल्स हैं उनका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जहाँ फूड बढ़ेगा वहाँ जानवर आ ही जाएंगे उसको खाने। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. अब जो हंटर्स थे वो सिर्फ शिकार नहीं करते थे, वो उनको ऑब्जर्व भी करते थे। तो उन्होंने देखा कि अब हम ग्रासलैंड के आसपास रह रहे हैं तो क्यों ना यहाँ इस पे फीड करने वाले जानवरों को हम, वी शुड रियर देम, उनको हम पाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी तो है ही। तो जो हंटर्स शिकार कर रहे थे वो धीरे धीरे अब जानवरों के मास्टर भी बनते जा रहे थे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग यहाँ से शुरू हो जाती है आफ्टर दिस, ओके। चलो, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस। अब देखो कुछ कुछ अब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये हमें पता करना चाहिए कि एग्रीकल्चर किस एज में देखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर वाज अ फीचर ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब ये आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर किस एज का फीचर। दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स, हंटिंग, ये एक तो हो गया हंटिंग, एक मिनट, हंटिंग तो हमने पहले पढ़ा। अब बात आ गई है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, रेयरिंग। तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर, क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा एग्रीकल्चर, ये किस एज से इंट्रोड्यूस हुआ, ये अब आप बताइए। ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, क्या क्या ग्रू होने लगा, ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस।
Men and women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. आ गई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से पढ़िए आप कि जो men, women and children हैं, उनने इन ग्रेन्स को एज फूड कनेक्ट किया और सीखा कि ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं एंड टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स और दिस मे हैव लेड, और जब ये ग्रो किया और व्हेन दे राइपेंड, जब वो पक गए, फल उनको मिल गए, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन सबको हम क्यों ना उगाए उनके सीड से। ठीक है, तो इस तरह से फार्मर्स का इवोल्यूशन हो जाता है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ बन गया कि पहला एनिमल जो टेम किया गया था वो कौन था? डॉग। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks of other wild animals. This is how they become herders. तो ये आपको पता चला कि फार्मर्स कैसे बने और हर्डर्स कैसे बने। ठीक है, फार्मर्स कैसे बनते हैं कि कुछ ग्रेन्स होने लगे, उन ग्रेन्स को जिन बच्चों ने कलेक्ट किया, फिर वो राइप हुए, फिर उससे उन्होंने खुद से फार्मिंग करने की सोची। हर्डर्स कैसे बनने लगे कि पहले एक कुत्ते को टेम किया और कुछ जानवर जो फ्रेंडली इजीली फ्रेंड बन जाते थे उनको आसपास रखना शुरू किया और उनको वो प्रोटेक्शन भी देते थे वाइल्ड एनिमल्स से। तो इस तरह वो हर्डर्स भी बन गए जो गोट और शिप है, फिर उनके इकोनॉमिकल वैल्यूज भी उन्हें समझ में आने लगा। तो पहला एनिमल जो टेम हुआ वो कौन था? डॉग। ठीक है, चलिए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब ये न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है? डोमेस्टिकेशन देखा आपने? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. If very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals, this is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. हम वही plants and animals पालना चाहते हैं जो disease prone ना हो. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. अब इसको इसलिए मैंने पढ़ दिया कि आपको ये ना लगे कि कुछ छूटे। This was domestication का process चालू कब से होता है? ये point important है। It began about 12,000 years ago. ठीक है। Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस का आपको टाइमलाइन पता चल गया कि 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन शुरू होता है। एक चार्ट हम बना लेंगे, आप खुद बनाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगी तब हम बना लेंगे कि हर्डिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, ये सब किन एजेस में शुरू हुआ। जैसे कि हमने देखा था कि माइक्रोलिथ्स हमें मेसोलिथिक एरिया एज में मिला माइक्रोलिथ्स, वैसे ही पैलियोलिथिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, मेसोलिथिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे और नियोलिथिक के क्या फीचर्स थे, इसका एक चार्ट हम बना लेंगे। और अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब स्टोरिंग एनिमल्स, जब हम रियरिंग करने लगे, जानवर रखने लगे, डोमेस्टिकेशन होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है हम स्टोर करना शुरू कर देंगे खाने के लिए। Storing animals, animals multiply naturally. Besides, if they were looked after, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Right? अब अगर आपसे कह रहा है वही 13 पेज में जो हमने मैप देखा था उसको देखने के लिए कि आपको बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स दिखेंगे जो हमने देखा था। Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest, in present day Kashmir, in east and south India. अब आप एक चीज देखिए कि ये जो बुर्जा होम्स हैं
आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस मिले थे कुछ साइट्स पे, जैसे बुरजा होम है, तो ये बुरजा होम क्या है, प्रेजेंट डे कश्मीर में है। पीपल बिल्ट पिट हाउसेस which were dug into the ground with the steps leading into them। अब पिट हाउसेस थे जिसमें उन्होंने स्टेयर्स बना दिया नीचे अंदर जाने के लिए। तो ये बुरजा होम बन जाता है आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि बुरजा होम क्या है, पिट हाउसेस है। ठीक है, कहाँ है, प्रेजेंट डे कश्मीर में। ठीक है, अब आप एक पिट हाउस बनाने मत बैठ जाइएगा। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these were different from earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। अब कुछ बहुत सारे stone tools मिलने शुरू हो गए हैं जो Paleolithic में जो tools थे उससे बहुत अलग हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, Neolithic। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce। Mortars or pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later। At the same time, tools of Paleolithic types continued to be used. And remember, some tools were also made up of bones। कुछ bones के भी बने tools थे, Paleolithic वाले जो tools थे वो भी use होते थे, लेकिन कुछ Neolithic age में कुछ stone tools थे जो नए बने थे। Many kinds of earthen pots have also been found। These were sometimes decorated and were used for storing things। People began used pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet। तो उस टाइम भी ये earthen pots थे जिसको कुकिंग के लिए भी लोग यूज करते थे, स्टोर करने के लिए भी यूज करते थे और एस्थेटिक के लिए भी यूज करते थे। They began weaving cloth, उसके बाद क्लोथ्स बनने लगे, फैब्रिक्स बनने लगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब मेहरगढ़ आपने फाइंड किया होगा, पाकिस्तान की तरफ था मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ क्या है, this site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। अब उस एरिया में मेहरगढ़ जो है, जो बोलन पास के नियर है ईरान में, वहां उन्होंने सबसे पहले वीट और बार्ले उगाया और शिप को रेयर किया। It is one of the earliest villages that we know about। At this site, many animal bones were found, bones of wild animals, deer and pig also found। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses। Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after that। Burial is one such arrangement। Several burial sites have been found at Mehergarh। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve food in the next world। आपको बात समझ में आई, जो मेहरगढ़ जो आर्कियोलॉजिकल साइट था, एक बार हम देखेंगे मैप पे कि मेहरगढ़ कहाँ है। यहाँ ये है मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ को आपने इतना डिटेल में पढ़ा, क्या क्या आपने डिटेल में पढ़ा, कि यहाँ पे उगाया गया व्हीट एंड बार्ले। पहले तो देखिए कि मेहरगढ़ किस तरह का साइट है, इट इज अ नियोलिथिक साइट। मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट। तो जहीं ये नियोलिथिक साइट है तो आपको नियोलिथिक साइट के बहुत सारे फीचर्स मिल गए। क्या फीचर्स मिल गए, पहली बात कि यहाँ पे अब क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गया है, मतलब एग्रीकल्चर कंप्लीटली आ गया है। व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, तो बचा क्या, ठीक है, व्हीट एंड बार्ले उगा लिया है भाई। ठीक, रियरिंग आप देख ही रहे हैं, तो रियरिंग भी एक फीचर है। तीसरा क्या देखा आपने, हाँ, पॉट्स यूज कर रहे हैं, अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स आप यूज कर रहे हैं। फिर आपने देखा घर बन रहे हैं, है ना, हाउसेज विद स्टोरेज, विद स्टोरेज। और एक पॉइंट आपने क्या देखा, राइट इट हियर, विद स्टोरेज। और पांचवा पॉइंट आपने क्या देखा, बरियल, कि वहां पे एक बॉडी को बरी किया गया था विद गोट्स, तो उसको अगले जन्म में खाना मिले, लाइफ आफ्टर डेथ में, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये आपने नियोलिथिक साइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ठीक है, अब आते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, तो हमने ये सब पढ़ा। और लेट्स नॉट, एक बार कीवर्ड्स को देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हंटर गैदरर को पढ़ा, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक एंड बरियल्स। वी हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स। हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है इसको। अब आपका एक टास्क है टू मेक अ चार्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सबसे अगर पीरियड को और क्रोनोलॉजी को लेके क्वेश्चंस अगर पूछते हैं एंशियंट में, तो वो कैरेक्टरिस्टिक को लेके क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपको पेलियोलिथिक में क्या मिला था, मेसोलिथिक में क्या मिला और नियोलिथिक में क्या मिला। ठीक है, आप ये चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो अगले सेशन में मैं इस चार्ट के साथ आऊँगी। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो आप एक 1 पेजर नोट बना लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन पसंद आया, डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।